हेलो बच्चों, तो आज जो टॉपिक है दैट इज डायूरेटिक्स। एक बच्चे का कमेंट आया था कि डायूरेटिक्स सर पहले पढ़ा दीजिए, तो मेरे दिमाग में आया कि लगभग 18th या 9th चैप्टर सेकेंड ईयर का और 8वां चैप्टर यानी 8वीं यूनिट है डायूरेटिक्स। फर्स्ट ईयर में अभी 5th जो यूनिट है उसका एंटी डिप्रेसेंट की 1-2-4 जो है ड्रग्स बची हुई हैं, वो उसी का 3rd पार्ट बन के मिल जाएगा। प्लस जो पहली यूनिट या सेकेंड यूनिट है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, उसमें क्या एक अभी लास्ट टॉपिक बचा हुआ ग्रेविमेट्रिक है ना, तो वो भी उसी के पार्ट में आप पार्ट वाइज अपनी प्लेलिस्ट में जाके आप सर्च कर लेना। तो पहले हम डायूरेटिक्स खत्म कर देते हैं क्योंकि ये 2 पार्ट का वीडियो है, 2 पार्ट में ये खत्म हो जाएगा। ओके, तो किसी बच्चे को रिक्वायरमेंट थी, उसके शायद सेशनल लेट हो रहा है, उसको ये ड्रग पहले चाहिए। ठीक, तो डायूरेटिक्स पढ़ लेते हैं। प्लस कल परसों में ग्रेविमेट्रिक का, प्लस रिमेनिंग जो पार्ट छोटे छोटे बचे हैं, जैसे ये जो आपकी फर्स्ट ईयर की अगर बोले हम 5th यूनिट का एंटी डिप्रेसेंट भी खत्म हो जाएगा। तो डायूरेटिक्स भाई क्या होता है? भाई डायूरेटिक्स पहली चीज क्या होता है, दूसरी चीज क्यों जरूरत पड़ती है इसकी। तो डायूरेटिक्स ऐसे एजेंट होते हैं, इनको क्या वाटर पिल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाटर पिल्स। ऐसे एजेंट होते हैं जो एलिमिनेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी या एलिमिनेशन ऑफ फ्लूइड या बोले तो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन को इंक्रीज करते हैं। इसी को यूज किया जाता है किसमें? डायूरेसिस में। डायूरेसिस मतलब एक्सेस फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। तो ये क्या करते हैं? ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जो इंक्रीज द रेट ऑफ आउटपुट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन बाय किडनी। तो यूरिन का फॉर्मेशन कहां पे होता है? किडनी में होता है। तो डायूरेटिक्स क्या करती हैं? यूरिन के फॉर्मेशन को बढ़ा देती हैं, यानी बॉडी के अंदर से फ्लूइड एक्सेस मात्रा में ज्यादा जा सके। भाई यूरिन बढ़ेगा यानी वाटर ज्यादा जाए, अगर वाटर ज्यादा जाएगा तो वाटर के साथ साथ सॉल्ट भी ज्यादा जाएगा, है ना। तो अब बात आती है कि इसकी जरूरत पड़ती क्यों है हमको। अगर बॉडी में किसी तरह से फ्लूइड बहुत ज्यादा हो जाए तो ऑस्मोटिक बैलेंस बिगड़ जाएगा। ऑस्मोटिक बैलेंस बिगड़ जाएगा तो क्या हो सकता है? हाइपर टेंशन हो सकता है। हाइपर टेंशन हो सकता है। दूसरी चीज एक, भाई जैसे सपोज करो आपका ये फेस है, फेस कभी आप स्केलेटन देखो तो अब जैसे क्या एकदम बिल्कुल कहीं पे लग रहा है, कहीं पे निशान मींस गड्ढे टाइप के नहीं है, लेकिन आप स्केलेटन देखो तो स्केलेटन में क्या देखो आप, यहां पे गड्ढे होते हैं, जगह जगह पे गड्ढे हो जाते हैं ना। तो गड्ढों से बना, तो उन गड्ढों में क्या है? फ्लूइड जमा हो जाता है। जब बॉडी में फ्लूइड की मात्रा ज्यादा होती है तो उन गड्ढों में फ्लूइड जमा हो जाता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग आ जाती है। उसको बोलते हैं, दैट इज द वन टर्म इज इडिमा। क्या बोलते हैं? इडिमा। तो इडिमा में मींस जब बॉडी का फ्लूइड ज्यादा हो गया तो जाहिर सी बात है इसका एक्सक्रीशन बहुत जरूरी है। हाइपरटेंशन ज्यादा हो गया तो एक्सक्रीशन बहुत जरूरी है, मींस किसी भी तरह से फ्लूइड का रिटेंशन अगर बॉडी में ज्यादा हो गया तो उसको निकालना जरूरी है। और निकालने के लिए किस तरह से निकलेगा? यूरिन का फॉर्मेशन। जब यूरिन का फॉर्मेशन होगा तो बॉडी से वो अपने आप बाहर जाएगा। कैसे जाएगा बाहर? उसका थोड़ा सा एक लेमन टाइप का एक मैंने मैकेनिज्म बनाया है, बहुत ज्यादा कोरिलेट मत करना, ये चीज समझ लोगे तो कैसे यूरिन का फॉर्मेशन होता है एक नॉर्मल पर्सन में, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। तो एक जस्ट हल्का सा एक मैंने आइडिया दिया है, ये डायग्राम है इसका 4 चैम्बर्ड हार्ट। कैसा है? 4 चैम्बर्ड हार्ट है ये, है ना। राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये आपका अगर हार्ट है तो हार्ट का काम क्या होता है? अगर हम हार्ट के काम की बात करें तो इसका काम होता है 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर ब्लड, 5 से 6 लीटर ब्लड पर मिनट ये पंप करता है थ्रू द बॉडी, है ना, सारी बॉडी में। मतलब इसका अगर कार्डियक आउटपुट की बात की जाए तो 5 से 6 लीटर पर मिनट ब्लड को पंप करने का बात काम करता है। अब ये जो ब्लड पंप होता है तो बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं, चाहे स्केलेटल मसल हो, लंग्स हो, किडनी हो, लीवर हो, है ना, इंटेस्टाइन हो, जितनी भी सेल्स टिश्यूज हैं, सबके हिस्से में मैकेनिज्म सेट है कि ये 5 लीटर पंप करेगा। भाई आधा लीटर उधर मिला, 300 ml उधर मिला, 1 लीटर उधर मिला, आधा लीटर, इस तरह 5 लीटर का पूरे उसमें डिवाइडेशन है। तो किडनी के हिस्से में आता है 1 लीटर। कितना? किडनी के हिस्से में लगभग 20 से 25% ब्लड आता है।
तो किडनी के हिस्से में आया 20 से 25%, तो 5 से 6 लीटर है। अप्रोक्स मान लेते हैं कि 1 लीटर, मान लेते हैं कि 1 से 1.25 लीटर किडनी के हिस्से में आया। अब अगर हम 1 लीटर मान लिए किडनी में, तो इस जो ब्लड आएगा 1 लीटर में, पर मिनट ब्लड इतना आता है। तो इस ब्लड में क्या क्या होता है अगर हम बात करें, तो ये जो ब्लड आया 1 लीटर, इसका 60% फ्लूइड होता है और 40% सेल्स होती हैं। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करो, एक एक चीज समझ में आ जाएगी। 40% फ्लूइड होता है, सॉरी 60% फ्लूइड होता है, 40% सेल्स होती हैं। अब जो ये 60% फ्लूइड होता है, इसमें क्या होता है, 60%, 1 लीटर का 60% कितना हो, 600 ml, मतलब 600 ml इसमें है प्लाज्मा। क्या है, प्लाज्मा। अब 40% सेल्स है, उसमें क्या होगा, आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स वगैरह होती हैं। तो ये हो गई 40%। इस तरह से 1 लीटर का हिसाब किताब निकल के आ गया। अब ये जो 600 ml है भाई, जो 60% यानी 600 ml प्लाज्मा है, ये आपका एक आइडिया लो, ये किडनी है। क्या है, किडनी है। एक किडनी में 1.2 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। कितना, 1.2 मिलियन से 1.3 मिलियन नेफ्रॉन एक किडनी में होते हैं। ह्यूमन बॉडी में 2 किडनी होती हैं, 1 और 2। तो 2 किडनी में अगर हम बात करें तो 1.23 इसमें, 1.23 इसमें, तो अप्रॉक्स 2.4 से 2.6 मिलियन नेफ्रॉन एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में होते हैं। 2.4 से 2.6 मिलियन। ठीक, तो अब ये जो 600 ml का प्लाज्मा है, ये लगभग 2.6 मिलियन नेफ्रॉन से पास होगा। भाई जाहिर सी बात है, किडनी के हिस्से में आया कितना, 1 लीटर। अब 1 लीटर में जो 600 1 लीटर में 600 ml प्लाज्मा है, तो प्लाज्मा क्या होगा भाई, किडनी का काम क्या है, फिल्ट्रेशन का। तो वो क्या करेगा, फिल्टर आउट करेगा। तो ये क्या करेगा, 2.6 मिलियन नेफ्रॉन से ये प्लाज्मा फिल्टर होगा। जो फिल्टर होता है, तो फिल्टर होके जो नीचे आया, भाई आपने घर में सपोज करो चाय बनाई, चाय बनाने के बाद छन्नी से आपने उसको छाना, तो जो नीचे आएगा, जो छन के नीचे आएगा, वही तो असली चीज होगा। तो जो नीचे आया छन के, वो आया कितना, 120 ml। कितना, 120 ml पर मिनट। ये इसका क्या है, फिल्ट्रेशन। यहां पे हमने क्या बनाया, ग्लोमेरुलर का फिल्ट्रेशन, वो भी हम समझा जा सकते हैं। मान लिया ये ग्लोमेरुलर का मेश साइज है, इसमें जो है आपने 600 ml क्या डाला, 600 ml प्लाज्मा डाला, प्लाज्मा प्लस सेल्स। ठीक, ये जब फिल्टर होंगे तो फिल्टर होके नीचे आया 120 ml पर मिनट। ठीक, 120 ml पर मिनट। तो जो फिल्ट्रेशन रेट आप बात करोगे, टोटल हमने 1 लीटर डाला, 1 लीटर में नीचे कितना आया, 120 ml पर मिनट। तो जो हमारा फिल्ट्रेशन रेट होगा, उसको आप क्या बोलोगे, 120 ml पर मिनट। ये फिल्ट्रेशन रेट है। तो ये फिल्ट्रेशन कहां हो रहा है, ग्लोमेरुलर फिल्टर में। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना हो गया, 120 ml पर मिनट। ये इस बार का एमसीक्यू का क्वेश्चन था, जो मल्टीपल चॉइस आए थे ग्लोमेरुलर केमिस्ट्री में। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना होता है, तो वो 120 ml पर मिनट। कैसे होता है, वही हम आपको समझा रहे थे। ठीक, अब बात करते हैं हम आगे हम बात करें अगर, तो देखो किडनी में आया 1 लीटर। अब ये जो आया, ये कैसे आएगा, ये आएगा कैसे, तो देखो ये जो है, ये ब्लड से होते हुए आर्टेरियोल आती है। ये जो आर्टेरियोल आती है, इसको हम बोलते हैं एफरेंट आर्टेरियोल। क्या बोलते हैं, एफरेंट आर्टेरियोल। ए मींस आना, आने वाली को बोलते हैं एफरेंट। तो इधर से आपका ब्लड आया, ये ब्लड कौन सा आएगा, ये जो 1 लीटर ब्लड है, हार्ट से जो 1 लीटर किडनी के हिस्से में आया, तो ये 1 लीटर ब्लड आएगा इधर 1 मिनट में। यहां पे ये पूरा है बोमेन का, ये ग्लोमेरुलर फिल्टर है, यहां पे फिल्टर लगा हुआ है, यहां से पूरा 1 लीटर आएगा और फिल्टर होके इधर जाएगा। तो जो फिल्टर होके नीचे आया है आपका, ये आया कितना, 120 ml। कितना, 120 ml पर मिनट। यही जो हिसाब था। बाकी का जो ब्लड है, वो जाने वाला ब्लड है, उसको बोलते हैं इफरेंट आर्टेरियोल्स। क्या बोलते हैं, इफरेंट आर्टेरियोल। आने वाला, ए मींस आने वाला, ई मतलब जाने वाला, तो इफरेंट आर्टेरियोल। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 120 ml हो गया। अब ये 120 ml फिल्टर होके आया है, एक्सक्रीट नहीं हुआ है ये। ठीक, होगा क्या,
अब ये बोमेन कैप्सूल है, ऐसे बोमेन कैप्सूल हो गया, ठीक। ये क्या है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हो गया। ये क्या है, लूप ऑफ हेनले हो गया, है ना। और इधर क्या है, कलेक्टिंग डक्ट हो गई। इधर देखो ध्यान से, ये हो गया क्या, बोमेन कैप्सूल के बाद वाला हिस्सा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। नीचे डिसेंडिंग, इधर से क्या है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। इसको बोलते हैं क्या, हेयर पिन बैंड। लूप ऑफ हेनले भी बोलते हैं, हेयर पिन बैंड भी। अब जैसे ये ऊपर चला, ऊपर की तरफ जैसे चलेगा वैसे ही क्या हो जाएगा, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। क्या हो जाएगा, असेंडिंग। कौन सा, थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, पतला है। ठीक ऊपर और आइए, यहां पे देखो मोटा है तो क्या हो जाएगा, थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक। अब इसको क्या बोलते हैं, डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और इधर क्या है, दिस इज कलेक्टिंग डक्ट, है ना। तो ये तो स्ट्रक्चर हो गया किसका, एक नेफ्रॉन का। तो ये जो 120 ml आया, लगभग 67% ये रीअब्सॉर्ब हो जाएगा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। मैक्सिमम मेटाबोलाइट्स आपके पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ही रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं, ठीक। आते आते यहां पे थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में लगभग 24 से 25% जो आपका ये जो फिल्ट्रेट है वो रीअब्सॉर्ब हो गया। लगभग 5% डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में रीअब्सॉर्ब हो गया। 2 से 3% लगभग क्या, कलेक्टिंग डक्ट में आ गया, है ना। तो ये पूरा जो प्रोसीजर होता है किसका, साथ साथ में देखो यहां पे इसी के साथ साथ सोडियम भी समझते रहो। सोडियम यहां से क्या होगा, 100% फिल्टर हो जाएगा। सोडियम 100% फिल्टर हो गया, ठीक। 67% रीअब्सॉर्ब यहां हो गया। 24 से 25% सोडियम यहां रीअब्सॉर्ब हो गया। 5% यहां हो गया। 2 से 3% यहां हो गया। बचा कितना, लगभग 1%। यहां पे बात करें, देखो 120 ml किसका, ये जो 120 ml आया, 119 ml यहां तक कंप्लीट यानी कलेक्टिंग डक्ट तक 119 ml रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। सोडियम 100% आ गया, वो 99% एब्जॉर्ब हो जाएगा कलेक्टिंग डक्ट तक। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 120 ml है, ये 119 ml रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, यानी 1 ml। ये जो आया 120 ml, इसका कितना बचा इधर, लगभग रेनल ट्यूब्यूल से 1 या 1 से 1.5 ml यूरिन का फॉर्मेशन हुआ। भाई 120 में 119 ml रीअब्सॉर्ब हो गया अप्रॉक्स, बचा कितना, 1 ml। तो ये जो 1 ml है, 1 मिनट में एक हेल्दी पर्सन 1 ml यूरिन का फॉर्मेशन करता है। इतना समझो, ये क्वांटिटी जो मेजरमेंट है 1 से 1.5 ml वेरी करता है, ठीक। तो एक हेल्दी पर्सन, उसमें जो सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन होगी, लगभग जितना इधर से फिल्टर हुआ उसका लगभग लेस देन 1% वो किसमें होगा, इस 1 ml में। ये जो 1 ml हुए, इसमें कितना, लेस देन 1% सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन भी होगा। तो इस तरह से एक हेल्दी पर्सन बॉडी से पानी का और सोडियम का एक्सक्रीशन होता है। किसी वजह से ये कार्डियक आउटपुट बढ़ जाए, बॉडी में टेंशन बढ़ जाए, बहुत ज्यादा हाइपर टेंशन हो जाए, इडिमा हो जाए, बॉडी में स्वेलिंग आने लगे। बहुत सारे लोग रहते हैं, वो क्या कहते हैं, बॉडी में पानी का कलेक्शन ज्यादा हो गया, पानी भर गया है, अब ऑपरेट करके पानी निकलवाया जाएगा शरीर से, तो वो जाके दुबले हो जाएंगे, ठीक। वो तो एक दूसरी कंडीशन हो गई। लेकिन बॉडी में जब फ्लूइड ज्यादा हो जाता है, फ्लूइड की मात्रा ज्यादा हो जाती है, पेशेंट में स्वेलिंग आती है, तो उसको डायूरेटिक्स दिया जाता है। बात समझ रहे हो। तो इस तरह से करके इसका एक मैकेनिज्म है। अगर वो मैकेनिज्म ब्रेक हो जाता है तो डायूरेटिक्स की जरूरत पड़ती है। तो उसमें होगा क्या, जो डायूरेटिक्स जरूरत पड़ती है तो उसमें क्या होगा भाई, कैसे एक्सक्रीशन ज्यादा हो जाएगा, वो एक्सक्रीशन ऐसे ज्यादा हो जाएगा कि ये जो रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है, एक्सक्यूज मी, ये जो रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है, जो रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, ये रीअब्जॉर्प्शन स्लो डाउन हो जाएगा। जब रीअब्जॉर्प्शन स्लो डाउन हो जाएगा तो इधर से जो फिल्टर है ये ज्यादा मात्रा में एक्सक्रीशन चालू कर देगा। बात समझ रहे हो कि नहीं। भाई प्रॉब्लम कहां, देखो फिल्ट्रेशन बराबर हो रहा है 120 ml, वो कम नहीं हो रहा है ना। इधर 100% सोडियम क्या है, फिल्टर होकर इधर आ रहा है, यहां प्रॉब्लम नहीं होता। क्या है, मैक्सिमम 99% तो रीअब्सॉर्ब हो जा रहा है ना,
भाई 99% रीअब्जॉर्ब हो रहा है तो जा कितना रहा 1%, यही रीअब्जॉर्प्शन 50% हो जाए या ठीक उल्टा हो जाए 1% हो जाए तो जो बॉडी के अंदर फ्लूइड है, जो भी हाइपरटेंशन है, बॉडी में हाइपोटेंशन हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, डबल प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो कुल मिला के जो सिस्टम बना हुआ है, डायूरेटिक्स देते हैं जिससे बॉडी ये जो है रीअब्जॉर्प्शन। भाई डायूरेटिक्स क्या करते हैं, एक तो यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं, यूरिन ज्यादा फॉर्म होगा। अब कैसे ज्यादा फॉर्म होगा आप सोचो, यहां तो जो मैकेनिज्म है 1 से 1.5 ml है, जब ये रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा तो यूरिन फॉर्मेशन ज्यादा हो जाएगा। जब यूरिन फॉर्मेशन ज्यादा होगा तो एक्सक्रीशन बॉडी के अंदर से, एलिमिनेशन ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो फ्लूइड की ओवरलोडिंग है बॉडी के अंदर वो कम हो जाएगी। बॉडी में ओवरलोडिंग जब ज्यादा होगी तो हाइपरटेंशन होगा। यूरिन फॉर्मेशन कैसे, एक ही तरीका है ज्यादा करने का, यूरिन फॉर्मेशन ज्यादा, रीअब्जॉर्प्शन आप कम कर दीजिए, यूरिन फॉर्मेशन ऑटोमेटिक ज्यादा हो जाएगा। बात समझ गए। तो ये थोड़ा बहुत मैकेनिज्म था जो मैं समझाने की मैंने कोशिश की, उम्मीद है समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड मोड ऑफ एक्शन, देखो स्ट्रक्चर एंड मोड ऑफ एक्शन के बेस पे इसको क्लासिफाई किया गया है 2 कैटेगरी, मींस जो है फर्दर 5 कैटेगरी में। तो जो पहली कैटेगरी है दैट इज थायाजाइड डायूरेटिक्स। कौन सी, थायाजाइड डायूरेटिक्स, जिसमें क्या है, बेंज थायाजाइड। कौन सा है, बेंज थायाजाइड। दूसरी कौन सी है, अच्छा बेंज थायाजाइड में अगर सेकेंड ईयर की बात करें तो क्लोरथायाजाइड और हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, ये 2 ड्रग ऐड हो जाएंगी। कौन कौन सी, क्लोरथायाजाइड एंड हाइड्रोक्लोरथायाजाइड। कौन सी, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड। ये जो ड्रग है इसमें क्या है, सेकेंड ईयर में 3 ड्रग है, फर्स्ट ईयर में 1 अकेली ड्रग है। ठीक, तो ये थायाजाइड, जो थायाजाइड होता है या थायाजाइड लाइक डायूरेटिक्स होते हैं, ये क्या है, मीडियम सीलिंग डायूरेटिक्स। देखो इसमें क्या है, एक कैटेगरी है हाई सीलिंग, मीडियम सीलिंग और लो सीलिंग डायूरेटिक्स। इसका मतलब यह है एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम आयन या एक्सक्रीशन ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी, उसके बिहाफ पे, मींस ज्यादा एक्सक्रीशन होगा तो हाई सीलिंग, मीडियम एक्सक्रीशन होगा तो मीडियम सीलिंग, और बहुत कम एक्सक्रीशन होगा तो लो सीलिंग डायूरेटिक्स। इस तरह से भी इसको डिवाइड किया गया है। तो थायाजाइड लाइक डायूरेटिक्स में मेटोलाजोन, जिपामाइड और क्लोरथैलिडोन, कंफ्यूज मत होना, ये क्लोरथैलिडोन है। कुछ बुक्स में क्लोरथैलिडोन को थायाजाइड डायूरेटिक्स में डाला गया है, जो कि गलत है। ये थायाजाइड लाइक डायूरेटिक्स है, क्लोरथैलिडोन। ठीक, तो कहीं भी गलती से क्लोरथायाजाइड मत पढ़ लेना, ये सिर्फ फर्स्ट ईयर में है। और ये जो कैटेगरी है ये भी आती मीडियम सीलिंग डायूरेटिक्स में। फिर एक आती कैटेगरी लूप डायूरेटिक्स। लूप डायूरेटिक्स हाई सीलिंग डायूरेटिक्स है, इसमें फ्यूरोसेमाइड, ब्यूमेटानाइड और एक ड्रग है इथैक्रिनिक एसिड। कौन सी, इथैक्रिनिक एसिड, ये है सेकेंड ईयर की ड्रग। किसकी, सेकेंड ईयर की। फ्यूरोसेमाइड और इथैक्रिनिक एसिड ये सेकेंड ईयर में है, फर्स्ट ईयर में केवल जो ब्लैक से लिखा है, सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में सिर्फ वही ड्रग्स हैं, सिलेबस से मिला लेना। ओके, तो ब्यूमेटानाइड और फ्यूरोसेमाइड में एस्ट्रिक मार्क लगा है, इसका स्ट्रक्चर आईयूपीएसी सब पढ़ना है। ये है हमारी हाई सीलिंग डायूरेटिक्स, यानी एक्सेस अमाउंट में सोडियम और फ्लूइड का एक्सक्रीशन होगा। फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है, जिसमें एसेटाजोलामाइन, और पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स, जिसमें स्पाइरोनोलैक्टोन है। ये है लो सीलिंग डायूरेटिक्स, मतलब बहुत कम मात्रा में सोडियम आयन का एक्सक्रीशन होगा। लास्ट में आती है ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स, जिसमें मैनिटॉल और यूरिया, ये दोनों सेकेंड ईयर में है, फर्स्ट ईयर में नहीं है। ठीक, ये भी आती कैटेगरी में हाई सीलिंग, मींस ऑस्मोटिक बैलेंस बॉडी का बना के रखना। तो क्लासिफिकेशन काफी लंबा चौड़ा है, और भी नंबर ऑफ ड्रग्स हैं, नंबर ऑफ कैटेगरीज हैं, लेकिन हमें नंबर ऑफ से क्या लेना देना, हमें सिर्फ वही पढ़ना है जो आपके अपने सिलेबस में है। ठीक, तो ये रही क्लासिफिकेशन की बात। अब हम एक एक करके स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। जो ड्रग है पहली, वो हमने सेलेक्ट की, कौन सी, फ्यूरोसेमाइड। उसके पीछे का रीजन, क्योंकि फर्स्ट ईयर में अकेली यही ड्रग है जो डायूरेटिक्स में स्ट्रक्चर विद आईयूपीएसी पढ़नी है ना। बाकी ड्रग्स पे एस्ट्रिक मार्क नहीं है,
लेकिन ऐसा नहीं कि बाकी ड्रग्स पढ़नी नहीं, पढ़नी तो हमको सारी हैं। ये ड्रग क्या है, स्ट्रक्चर के साथ पढ़नी है। सेकेंड ईयर में तो फिर भी नंबर ऑफ ड्रग्स है। तो फ्यूरोसेमाइड का भाई है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कैसे बनाना है ये सीख लो, ये मैं बता देता हूं, बड़े आराम से सीख लोगे। ठीक, अब देखो भाई क्या करो कि एक बना लो बेंजीन रिंग। क्या बनाओ, एक बना लो बेंजीन रिंग। ठीक, बेंजीन रिंग के ऊपर लगाओ COH, यानी क्या हो गया ये बेंजोइक एसिड। क्या हुआ, बेंजोइक एसिड। अब इसकी कर लो नंबरिंग जैसे मैं बोल रहा हूं, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो बेंजोइक एसिड की हो गई नंबरिंग। इसकी चौथी पोजीशन पे एक क्लोरीन ग्रुप लगा दो और पांचवी पोजीशन पे एक लगा दो सल्फोन ग्रुप और एक लगा दो NH2, यानी NH2SO2 जो सल्फोनामाइड का जो ग्रुप रहता है, यानी अमीन सल्फामोइल अमीन ग्रुप या अमीनो सल्फोनिल ग्रुप। ठीक, ये हो गया भाई। देखो एक बेंजोइक एसिड लगाया, चौथी पोजीशन पे क्लोरीन और पांचवी पोजीशन पे SO2 NH2 लगा दिया। अब दूसरी पोजीशन पे क्या क्या लगना है, दूसरी पोजीशन पे आप लगाओ एक अमीन ग्रुप और एक लगा दो मिथाइल ग्रुप। क्या लगा, एक अमीन ग्रुप एक मिथाइल ग्रुप। जो मिथाइल ग्रुप है उसका जो एक बॉन्ड है उससे आप अटैच कर दो फ्यूरॉन की रिंग। क्या अटैच कर दो, फ्यूरॉन की रिंग। फ्यूरॉन की रिंग आपने अटैच कर दी और यहां अटैच करते ही ये आपका स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया। ध्यान से फिर से समझो स्ट्रक्चर, एक बेंजीन रिंग या बेंजोइक एसिड, बेंजीन रिंग के टॉप पे लगाओ CH और बॉटम पे लगाओ क्लोराइड। बेंजीन रिंग के ऊपर लगाओ COOH और अपोजिट साइड में लगाओ क्लोरीन। उसके बाद पांचवी पोजीशन पे लगा दो SO2 NH2 जो सल्फोनामाइड का ग्रुप था। दूसरी पोजीशन पे एक अमीन लगा दो, एक मिथाइल ग्रुप लगा दो और मिथाइल ग्रुप से फ्यूरॉन की रिंग आप अटैच कर दो। यही आपका है फ्यूरोसेमाइड का स्ट्रक्चर। कुछ कहानी पढ़ने जाना है, कुछ नहीं पढ़ने जाना, आंख बंद करो, लगाओ बनाओ भाई बेंजीन रिंग। ऊपर लगाया COH, ऊपर लगाया COH, नीचे लगाओ Cl, इधर लगाओ SO2 NH2, इधर लगाओ आपने एक अमीन ग्रुप, एक मिथाइल ग्रुप और मिथाइल ग्रुप से अटैच कर दो फ्यूरॉन। कुछ नहीं है, नथिंग। ठीक, इस तरह करके नंबरिंग कर लो। अब नंबरिंग में नंबरिंग हमने कर ली भाई, जैसे कि थी 1 2 3 4 5 6। इधर इसकी नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5। अब जब पता चल गया ये कौन सा ग्रुप है भाई, अगर इसकी बात करें तो ये कौन सा ग्रुप है, ये है, अगर बात करें तो सल्फोनिल अमीन ग्रुप। कौन सा, सल्फोनिल अमीन ग्रुप हो गया। ये कौन सा है भाई, क्लोरो ग्रुप हो गया। ये बाकी का ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है बेंजीन के साथ एसिड, ये हो गया आपका बेंजोइक एसिड। अब ये कौन सी रिंग है, ये है फ्यूरैन। कौन सी है, फ्यूरैन की रिंग। अब फ्यूरैन की रिंग अगर 2 पे अटैच है यानी फ्यूरैनिल 2 या फ्यूरैन 2 आइल, कुछ भी कर लो। ठीक, ये क्या है, मिथाइल अमाइन। क्या है, मिथाइल अमाइन ग्रुप। ठीक, सब कुछ आपको पता चल गया। अमीनो सल्फोनिल, बेंजोइक एसिड, मिथाइल अमीन, फ्यूरैन, इससे मिलकर बना है आपका फ्यूरोसेमाइड। अगर ये सारी चीजें पता चल गई तो इनको आप अरेंज कर दो। अरेंज करने पे पांचवी पोजीशन पे क्या है, अल्फाबेटिकली चलते हैं, ए पहले आता है यानी 5 अमीनो सल्फोनिल, 5 अमीनो सल्फोनिल। ठीक, उसके बाद फोर्थ पोजीशन पे क्लोरो, फोर्थ पोजीशन पे भाई क्लोरो आ गई। अब 2 पोजीशन पे क्या क्या लगा है वो सब हम लिख लेते हैं। क्या लगा है भाई 2 पोजीशन पे, फ्यूरैन। देखो क्या लिखा है, फ्यूरैनिल। फ्यूरैनिल किस पोजीशन पे, फ्यूरैनिल 2 या फ्यूरैन 2 आइल। आइल क्या बताता, आइल बताता है लिंकेज, रिंग का लिंकेज किस पोजीशन से है। तो फ्यूरैन 2 आइल, क्या लिखोगे, फ्यूरैनिल 2 या फ्यूरैन 2 आइल। फिर ये क्या है आपका मिथाइल अमीनो, एक कार्बन से अमीन ग्रुप जुड़ा है यानी मिथाइल अमीनो। अब दूसरी पोजीशन पे इसकी कहानी खत्म भाई। फ्यूरैनिल देखो दूसरी पोजीशन पे ये अटैच है, ये फ्यूरैन 2 आइल हो गया और ये क्या है, मिथाइल अमीनो। दूसरी पोजीशन से इतने तो अटैच है। ठीक, इसकी बात हो गई। बचा क्या आपका, बचा केवल ये, क्या बचा है, सिर्फ ये बेंजोइक एसिड।
क्या बचा है? बेंजोइक एसिड। तो ये है इसका आईयूपीएसी। भाई पहले हमने अमीनो 5 अमीनो सल्फोनिल 4 क्लोरो, फिर इसकी हमने नंबरिंग कर ली, क्या है? फ्यूरानिल 2 आइल, क्योंकि दूसरी पोजीशन से है, मिथाइल अमीनो, बेंजोइक एसिड। हो गया भाई आईयूपीएसी। कहीं कुछ यहां पे रॉकेट लॉन्च करना है, सिंपल आसान सा है ना। आप सोचो, ये दिमाग लगा के सोचो, किसी ने इसको स्ट्रक्चर की डिस्कवरी की, पहली बार डिस्कवरी करने के बाद इसका नाम रखा। जिसने पहली बार नाम रखा होगा उसको कितनी समस्याएं आई होंगी। हमको तो सिर्फ कॉपी करना है, हमको कोई रॉकेट थोड़ी लॉन्च करना है। रॉकेट तो उसने लॉन्च किया जिसने पहली बार इतना बड़ा स्ट्रक्चर ढूंढा, उसके बाद उसका नाम रखा, वहां पे तारीफ थी। अगर हम इसको कॉपी भी नहीं कर पा रहे हैं तो क्या फायदा हमारे पढ़ने का? कोई मतलब, टोटल वेस्ट, लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। सोचो हमको क्या करना, सब कुछ बना बनाया परोसा हुआ मिल गया, हमको सिर्फ लर्न करना है, वो भी हम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, खैर देख लेना। अपना ब्रांड नेम की बात करें तो फ्रूसेमाइड। देखो फ्यूरोसेमाइड और फ्रूसेमाइड ध्यान रखना, दोनों एक ही है, दोनों तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और डायूरेटिक्स मुझसे पूछा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। डायूरेटिक्स पे शॉर्ट नोट, और फ्यूरोसेमाइड तो पक्का आता है। ओके, तो फ्रूसेमाइड, फ्यूरेसिस, यूरेक्सो, लेसिक्स, टेबेमिड और फ्यूसेनेक्स, ये इसके ब्रांड नेम है। अब कहोगे सर इतनी लंबी लिस्ट, तो ये लंबी लिस्ट इसलिए क्योंकि फ्यूरोसेमाइड कंपाउंड आपकी जो ड्रग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर मल्टीपल चॉइस होता है, मैं पहले भी बोल रहा हूं कि पूछते हुए, आप देखते हुए चलो, क्या करो? देखते हुए चलो, है ना, कि क्या जो है कितना इंपॉर्टेंट है। ओमिक्रॉन आ चुका है ना, तो कुछ भी हो सकता है। मल्टीपल चॉइस के नंबर ऑफ मैंने वीडियोस डाल रखे हैं, उनको देखते रहिए। प्रॉपर्टी की बात करें तो कलर कैसा है? कलर है व्हाइट टू येलो क्रिस्टल, स्लाइटली येलोइश क्रिस्टलाइन पाउडर, व्हाइट से स्लाइटली येलो क्रिस्टलाइन पाउडर। ऑर्डर की बात करें तो किसी तरह का ना इसमें ऑर्डर होता है ना कोई टेस्ट होता है। कुछ बुक्स में स्लाइटली बिटर इन टेस्ट दिया है, ओके, बट ये टेस्टलेस है। सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल की बात करें तो प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर एंड क्लोरोफॉर्म। इनसॉल्युबल होता है वाटर क्लोरोफॉर्म में, और फ्रीली सॉल्युबल होता है डाइल्यूट एल्कली हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में। क्या होता है? फ्रीली सॉल्युबल, कंप्लीट सॉल्युबल हो जाता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन। और एसेटोन में भी इसकी सॉल्युबिलिटी काफी अच्छी होती है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो 206 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। स्टोरेज की बात कर ले तो स्टोर्ड इन वेल एयर टाइट क्लोज कंटेनर्स विच इज रेजिस्टेंट फ्रॉम लाइट, क्योंकि ये जो ड्रग है ये लाइट सेंसिटिव होती है, तो इसलिए इसको लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर्स में रखा जाता है। अब बात करते यूज की, तो जितनी कहानी हमने बताई डायूरेटिक्स की, ये सारा कुछ इसी का यूज है। मींस हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में, इडिमा के ट्रीटमेंट में, कंजस्टिव हार्ट फेल्योर, है ना, CHF। भाई जाहिर सी बात है, जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, शरीर में फ्लूइड का बढ़ जाएगा, तो हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा, उसके कंपैरिजन में ऑक्सीजन उसको कम मिलेगी, चेस्ट पेन हो जाएगा। और ये अगर धीरे धीरे बढ़ता रहा तो कंजस्टिव हार्ट फेल्योर हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है। तो कंजस्टिव हार्ट फेल्योर के ट्रीटमेंट में और फ्यूरोसेमाइड जो है बहुत ही पोटेंट ड्रग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। जब एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन ज्यादा होगा, फॉर्मेशन ज्यादा होगा तो एक्सक्रीशन ज्यादा होगा, है ना, तो मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। अब ऑफिशियल की प्रिपरेशन की बात करें तो फ्यूरोसेमाइड BP एंड IP, फ्यूरोसेमाइड का इंजेक्शन आता है BP/IP, फ्यूरोसेमाइड की टैबलेट आती है BP एंड IP। ओके, तो इस पूरे टॉपिक में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, मोड ऑफ एक्शन पढ़ लिया, क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, और फ्यूरोसेमाइड की ड्रग विद स्ट्रक्चर IUPAC पढ़ ली। बाकी रिमेनिंग हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 में। ठीक, बाय।